सुप्रभात छात्रों। कल हमने हिंदी काव्य लक्षण यानी हिंदी के जो विद्वान हैं उन्होंने जो काव्य की परिभाषा बताने का प्रयत्न कर दिया है उसके बारे में देखा था। जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर है, पंडित रामदलिन मिश्र है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है और मुंशी प्रेमचंद है। यहाँ तक आए थे हम, मुंशी प्रेमचंद तक आए थे। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि यानी साहित्य क्या है, साहित्य यानी मनुष्य के जीवन की आलोचना, ऐसा उन्होंने कहने का प्रयत्न कर दिया है। चाहे वो निबंध जो है और चाहे वो साहित्य निबंध के रूप में हो चाहे कहानी के रूप में, और वे कहते हैं कि काव्य उसे जीवन की काव्य हमारे जीवन की आलोचना है, ऐसे वे कहते हैं। और इसी परिभाषा में हम देखते हैं कि उन्होंने शिवत्व का भी यानी महत्वपूर्ण स्थान प्रकट करने का प्रयत्न कर दिया है। इसके बाद आते हैं यानी गोविंद त्रिगुणायत जो है वे कहते हैं कि साहित्य जीवन और जगत के भावात्मक सौंदर्य के एक यानी भावमय झांकी है। यानी जैसे वे कहते हैं हिंदी यानी साहित्य जीवन और जगत के गद्यात्मक सौंदर्य की वह भावमय छवि है, झांकी है, जिसके सहारे नित्य नवीन आनंद और कल्पना का विधान होता है। यहाँ जैसे हम देखते हैं यानी भावना का यानी चित्रण किया हुआ है। यहाँ मनुष्य के साहित्य के साथ मनुष्य की भावना का असाधारण महत्व होता है। भावना ही साहित्य के माध्यम से चित्रित होती है। तो इसी कारण गोविंद त्रिगुणायत जी कहते हैं कि भावमय झांकी होनी चाहिए, जिसके सहारे नित्य जीवन आनंद और कल्याण का विधान होता है। साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम होता है। उनका उद्देश्य ही वही होता है कि साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए। सभी उसमें भाव होते हैं, तो आनंद होता है, दुख होता है, सब कुछ उसमें सम्मिलित होता है। तो इसी कारण सत्यम शिवम सुंदरम साहित्य की यानी महत्वपूर्ण परिभाषा करने का प्रयत्न किया गया है। त्रिगुणायत जी जीवन और जगत का संबंध सौंदर्य तथा आनंद तथा कल्पना और गतिमानता का इसके साथ जोड़ने का प्रयत्न कर देते हैं। कविता के सभी तत्वों का सार्थ करने वाली यह परिभाषा उनकी मानी जाती है। इसका जगत के सौंदर्य का आनंद और कल्पना यह महत्वपूर्ण होती है। जैसे हम कहते हैं कवि में कार्यत्री प्रतिभा महत्वपूर्ण होती है। जो ऐसा कवियों के बारे में कहा जाता है, जो न देखे रवि वो देखे कवि। कवि कल्पना के आधार पर यानी अपने साहित्य की निर्मित कर सकता है। इसी कारण कार्यत्री भाव जो है वो कवियों में महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें साहित्य में हम देखते हैं तो यानी इसमें भावना भी महत्वपूर्ण है, कल्पना भी महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ आनंद भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यानी सभी तत्वों को समाहित करने का प्रयत्न डॉक्टर गोविंद जी ने किया हुआ दिखाई देता है। इसके बाद जैनेन्द्र कहते हैं, जैनेन्द्र जो आधुनिक काल के कवि मनोवैज्ञानिक कवि माने जाते हैं या मनोवैज्ञानिक लेखक माने जाते हैं, तो उन्होंने अपनी दृष्टि से परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। वे कहते हैं प्रगतिवादी दृष्टि से साहित्य को प्रगतिशील समाज का लिपिबद्ध व्यक्तिगत मानते हैं। यानी जैसे प्रगतिवादी यानी मार्क्सवाद के बाद जैसे हम देखते हैं मनोविज्ञानवाद जो है, मनोविज्ञानवाद के प्रवर्तक यानी जैनेन्द्र को भी माना जाता है। जैसे फ्राइड के बाद यानी फ्राइड के साहित्य का चित्रण करने का प्रयत्न उन्होंने जैनेन्द्र ने कर दिया। उनके जो उपन्यास है, गद्य साहित्य जो है वह फ्राइड के विचारों से प्रभावित दिखाई देता है। तो वे कहते हैं कि साहित्य को प्रगतिशील समाज का लिपिबद्ध व्यक्तिकरण मानते हैं। जो यानी हम लिखते हैं तब वह लिपिबद्ध होता है, तो इसी कारण वह लिपिबद्धकरण को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। डॉक्टर गुलाब राय जी कहते हैं, जो कहते हैं कि
काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रदान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। यानी कवि की भाव प्रदान मानसिकता, यानी काव्य से मनुष्य को यानी आनंद मिलता है। कवि की प्रतिभा जब प्रफुल्लित होती है तब उससे कई धाराएं निकलती है। जैसे हम देखते हैं काले आकाश में काले काले बादल आते हैं और उसी समय मोर नाचने लगता है और कई क्षण के बाद उस काले बादलों से यानी बारिश बरसने लगता है। उसी तरह कवि की प्रतिभा भी उसी तरह है। यानी ऐसे काले बड़े बड़े बादल देखते हैं तो कवि को भी यानी उसी तरह की भावना निर्माण होती है। और जैसे प्रतिभा उसके हाथों से लिखी जाती है, उसके दिमाग में ऐसे हलचल पैदा होती है, उस कवि को बैठने ही नहीं देते। जब वह कागज पर लिख जाता है तब उनका मन शांत हो जाता है। ऐसे भावनिक भाव प्रदान मानसिक प्रतिक्रियाओं के श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति मानते हैं। यानी दिमाग में जो हलचल पैदा होती है उसी को कहीं हम कोई निश्चित रूप नहीं देते, तब तक कवि को शांत बैठने नहीं देता है। तो ऐसी श्रेय को प्रेय देने वाली एक निश्चित स्थान देने वाला यह कवि होता है। तो ऐसे वे यानी डॉक्टर गुलाब राय जी ने कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के साहित्यकार माने जाते हैं, गद्य के प्रवर्तक भी माने जाते हैं और पद्य के भी माने जाते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, कविता प्रतिभाशाली रचना है जो पाठ्य कथा श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। यानी जो कविता के कई उन्होंने प्रकार यहाँ चित्रित करने का प्रयत्न कर दिया है। कविता यानी क्या है, वो प्रतिभाशाली रचना है जो पाठक कथा को श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। यानी पढ़ने से पाठक के मन में आनंद प्रफुल्लित होता है, ऐसी रचना है। मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वो पद्यात्मक हो चाहे वो गद्यात्मक हो। मन में एक विचार भाव निर्माण होते हैं तो वे कहते हैं वो विचार पद्यात्मक हो या गद्यात्मक हो, किसी भी तरह के हो। यानी पद्य भी लिखने पड़ते हैं, गद्य भी लिखना पड़ता है। एक विचार को यानी जैसे हम कहते हैं तो बगीचे में अनेक फूल होते हैं, लेकिन अगर हमें माला बनानी है, गुच्छ बनाना है तो हम बगीचे में से कई चुनकर पुष्प लेकर आते हैं। माला बनानी है तो धागे में पिरोए देते हैं और गुच्छ बनाना है तो उसी तरह एक विशिष्ट आकार अलग अलग फूलों से जो सुंदर है उस फूलों का हम गुच्छ बनाते हैं। उसी तरह दिमाग में अनेक विचार प्रभाव चलते रहते हैं, लेकिन कई विचारों को ही हम लिख सकते हैं। तो ऐसे जो विचार है वो भाव है, उसी को लिखना यानी वे कहते हैं चाहे वो विचार पद्यात्मक हो या गद्यात्मक हो। अनुकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। द्विवेदी जी ने कविता को साहित्य का पर्याय मानकर उसकी परिभाषाएं बताई है जो एकांगी और स्पष्ट है, ऐसे कई लोग कहते हैं। यानी जैसे अनुकरण सिद्धांत जो है, पाश्चात्य लोगों ने अनुकरण सिद्धांत पर बहुत सारा, प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत है, तो वे मानते हैं कि यानी कोई भी एक वस्तु यानी क्या है, पहले उसे हम देखते हैं बाद में हम बनाते हैं। जैसे कि उस अमूर्त वस्तु को हम देखे बिना उसका प्रतिरूप हम तैयार कर ही नहीं देते हैं। जैसे टेबल मान लीजिए या चारपाई मान लीजिए, कुर्सी मान लीजिए, तो उसको हम जब देखते हैं तब ही मन में एक विशिष्ट एक छाया, एक प्रतिमा तैयार होती है और उसी को हम कृति में ला सकते हैं। तो ऐसे जो भाव होते हैं, यह अनुकरण सिद्धांत एक है, उसी तरह दूसरे बनाते हैं, वो अनुकरण सिद्धांत उसे मानते हैं। जैसे अनुकरण सिद्धांत का पहला उदाहरण जो वे मानते हैं, घर में जब बच्चा होता है, बड़े लोग जिस तरह बर्ताव करते हैं
बोलते हैं, चलते हैं या झगड़ते हैं, उसी तरह देखकर ये बच्चे भी अपना बर्ताव में परिवर्तन कर देते हैं। ये एक अच्छा उदाहरण हम देखते हैं अनुकरण सिद्धांत का। इसी कारण कहा जाता है कि यानी मनुष्य अनुकरण प्रिय है। किसी न किसी व्यक्ति का हम जरूर अनुकरण कर सकते हैं या करते ही है। अनुकरण के बिना हम कुछ भी नहीं सीखते हैं। जैसे पाठशाला में हम प्रथम जाते हैं, तभी उसी समय भी अनुकरण से ही हम सीखते हैं। तो सीखने की यह जो पद्धति है, अनुकरण से ही हम सीखते हैं। तो अनुकरण जो है, वे अनुकरण को उन्होंने महत्व दिया है। उसके बाद आते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी जो हम मानते हैं आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। ये नाट्यकार माने जाते हैं, निबंधकार माने जाते हैं, उपन्यासकार माने जाते हैं और ज्यादा प्रसिद्ध है तो वे कवि के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो वे छायावादी कवि है, प्रकृति के कवि माने जाते हैं। छायावाद यानी प्रकृति की कविता लिखने वाले जो कवि है उसे छायावादी कवि माना जाता है। तो महादेव वर्मा जो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। तो वे कहते हैं कि वह अनुभूति है, अनुभूति से ही हम क्या कर सकते हैं, यानी संकल्पना जो है उसको हम चित्रित कर सकते हैं। तो विकल्प विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी, विज्ञान और कला इसमें अंतर है। वह यानी साहित्य का विज्ञान के साथ हम संबंध जोड़ते हैं तो ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि साहित्य में भावना होती है, काव्य में भावना होती है, लेकिन विज्ञान में भावना नहीं होती है। इसी कारण काव्य और विज्ञान अलग होता है। महादेव वर्मा जी कविता के बारे में कहती है कि यानी अपने विचार व्यक्त होते हुए कहती है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो। महादेव वर्मा जो है वह छायावादी कवयित्री है, वह भी प्रकृति का चित्रण करने वाली कवयित्री मानी जाती है। इसी कारण उनमें भी यानी भावना का ज्यादा चित्रण हुआ है। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणी की वाणी है। यानी ये पंत प्रसाद निराला और महादेव जी वर्मा जो है वे छायावादी कवि है और वे सुमित्रानंदन पंत जी ने भी कहा है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यानी कविता यानी जैसे कई लोग कहते हैं कि यानी साहित्य की कविता यानी जीवन की आलोचना है, कोई कहते हैं हमारे जीवन के परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो ऐसे जैसे है हिंदी के जो कवि है पंत प्रसाद निराला, महादेव वर्मा, उन्होंने अपने अपने दृष्टि से यानी कविता की यानी काव्य की परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। ये मूलतः यानी छायावादी कवि है, इसी कारण उनके साहित्य में प्रकृति का ही वर्णन हमें दिखाई देता है। अंग्रेजी या पाश्चात्य कविता के कवियों ने जो अपने विचार व्यक्त कर दिए, कविता क्या है वे कहते हैं, अंग्रेजी साहित्य के लक्षणों पर बड़े विस्तार के साथ चर्चा मिलती है। अंग्रेजी साहित्य में प्रचुर मात्रा में यानी साहित्य की या काव्य की परिभाषा कैसे, काव्य कैसा होना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अंग्रेजी साहित्य में शब्दकोश में साहित्य को लेकर परिभाषा बनाई गई है। अंग्रेजी आलोचकों ने साहित्य के स्वरूप को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो अंग्रेजी लेखकों ने भी यानी इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो अंग्रेजी की एक बड़ी किताब है, वह है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। उसमें कविता क्या है इसके बारे में कहा है उन्होंने। वे कहते हैं, पोएट्री आर्ट वर्क ऑफ पोएट, यानी कवि का कार्य कला काव्य है, ऐसे कहते हैं। यानी कविता कोई भी नहीं कर सकता है। तो जो हिंदी में जो उक्ति है,
जो न देखे रवि वो देखे कवि, यही यहाँ लागू होती है या बराबर उसमें होती है। कवि का कार्य कला काव्य है, यानी जैसे हम गद्य निबंध लिखने के लिए बैठते हैं तो भी हमें यानी सोचना पड़ता है, और कविता के लिए सोचना नहीं है, अपने आप ही कल्पना वो आती है और वह बिना सोचे कल्पना के आधार पर कविता कर सकते हैं। चेंबर कोश एक डिक्शनरी है, उसमें कहा है कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला कविता है। यानी कल्पना यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो कल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी है। कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को सुंदर शब्दों में यानी अलंकृत युक्त कविता अलंकारों से युक्त होनी चाहिए। यह इसमें विचार हमें स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि सुंदरता जो है या मधुरता जो है वो मधुरता ऐसे ही नहीं आती है, उसके लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो अभिव्यक्त करने की कला है ऐसे वे कहते हैं। उत्पन्न विचार जो है वो मधुर शब्दों में होने चाहिए, क्योंकि कविता जो है उसमें गेयता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि काव्य जो है गेयमय होना चाहिए, गाने के लायक होना चाहिए, यह विशेषता हमें दिखाई देती है। इस परिभाषा में कल्पना, अनुभूति, विचार, मधुर शब्दों से अभिव्यक्ति आदि समस्त काव्य तत्वों का उल्लेख हुआ है। तो जैसे संस्कृत के जो कवि है उन्होंने कहा था कि काव्य जो है वह यानी दोष रहित होना चाहिए और गुणों से युक्त होना चाहिए। इसी कारण हम देखते हैं तो अनुभूति, विचार, मधुर शब्द जो है यह क्या है उनकी विशेषता बताते हैं। यहाँ ऐसे तत्वों का होना अनिवार्य माना जाता है। तो ऑक्सफोर्ड कोश जो है उसमें कहा है उत्तम विचार या भावों को छंदोबद्ध रूपों में उत्तम रूप से प्रकट करना कविता है। यानी उत्तम यह क्या है एक विशेषण है। तो उत्तम विचार या भावों को छंदोबद्ध रूपों में व्यक्त करना या प्रकट करना, यानी यह क्या है कविता ऐसे मानते हैं। कोशगत परिभाषा में कविता के अनेक तत्वों का समावेश दिखाई देता है। यानी यहाँ जो है मधुरता, सुंदरता, अलंकार यह उनके तत्व अनिवार्य माने जाते हैं। तो संस्कृत विद्वानों ने जो कहा था वही तत्व यहाँ हमें दिखाई देता है। तो यह पाश्चात्य कवि जो है उन्होंने अपने दृष्टि से काव्य की परिभाषा, काव्य किस तरह होना चाहिए यह स्पष्ट करने का प्रयत्न कर दिया है। इसके बाद जाते हैं कई आलोचक है उन्होंने अपनी दृष्टि से काव्य की परिभाषा बताने का प्रयत्न कर दिया है। अरिस्टोटल जो है वे अंग्रेजी विद्वान माने जाते, वे कहते हैं अंग्रेजी साहित्य के प्रथम आचार्य अरस्तु जो है काव्य के बारे में कहा है काव्य एक कला है जिसका मूल तत्व अनुकरण है और जिसकी अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती है। यानी अनुकरण सिद्धांत या अनुकरण का फ्रायड का अनुकरण सिद्धांत है, अरिस्टोटल का अनुकरण सिद्धांत है, और यह जैनेन्द्र ने भी अपनी परिभाषा देते समय अनुकरण शब्द का प्रयोग किया था। तो यानी अनुकरण सिद्धांत हम देखते हैं यानी काव्य एक कला है जिसका एकमात्र मूल तत्व जो है अनुकरण माना जाता है। अनुकरण के माध्यम से काव्य निर्माण होता है, ऐसे उनकी राय है, और जिसकी अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती है। यानी माध्यम क्या है, उसकी अनुभूति कैसी होती है, तो उसका माध्यम उन्होंने भाषा माना है। वो भाषा कौन सी है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है, यह तो ठीक नहीं है, लेकिन वह अपनी भाषा में लिखे यह महत्वपूर्ण माना गया है। इस परिभाषा में काव्य के लेकर बहुत सी प्राथमिकता व्यक्त होती है। तो इसमें प्राथमिकता यह कई विद्वान कहते हैं कि यह बहुत ही प्राथमिक उनकी परिभाषा मानते हैं। इसके बाद मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा है कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। यानी जैसे
प्रेमचंद जी ने कहा था साहित्य यानी जीवन की आलोचना है, उसी तरह मैथ्यू अर्नल्ड भी कहते हैं कि मूल रूप में जीवन की आलोचना पोएट्री है। वे अंग्रेजी में कहते हैं पोएट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। जीवन की आलोचना यह कोई विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता, यह तो काव्य की विशेषता है। यानी आलोचना यानी मूल रूप में, जैसे अरिस्टोटल ने कहा कि यानी अनुकरण तत्व होता है, उसमें उसके काव्य के मूल रूप में अनुकरण तत्व होता है। तो यहाँ भी आलोचना कहाँ है? एक कवि के जो विचार है उस विचार पर दूसरे कवि सोचते हैं और अपनी दृष्टि से उसकी परिभाषा करने का प्रयत्न कर देते हैं। पाश्चात्य विद्वान हो या जैसे पाश्चात्य आलोचक हो, हिंदी के कई विद्वान हो या संस्कृत के हो, उन्होंने अपने अपनी दृष्टि से साहित्य की परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। यानी अरिस्टोटल हो, मैथ्यू अर्नल्ड हो, उन्होंने मैथ्यू अर्नल्ड ने तो आलोचना माना है और अरिस्टोटल ने तो उसका अनुकरण सिद्धांत का महत्व स्पष्ट करते हुए उन्होंने अपनी परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में देख लेंगे।